गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में आपको रशिया और यूक्रेन वॉर स्टेटस के बारे में ऐसी जानकारियां दूंगा जो न्यूज आपको ठीक से नहीं बता रहा, और वो बताएंगे भी कैसे। उनके आधे से ज्यादा रिसोर्सेज सिविलियंस हैं, और उससे भी बड़ी बात ये कि दे आर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द न्यूज इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द न्यूज चैनल्स आर सपोर्टिंग यूक्रेन, saying they are winning, etc., and other half of the news channel are saying that Russia is winning. So it's becoming very confusing for the general public to understand whose side to pick and who is actually winning. So today in this video, everything is going to be crystal clear. To begin with, let me tell you a few facts regarding the decisions that impacted India taken by Ukraine and Russia over the period of time. And the facts are that Ukraine voted against India's membership at UNSC. Ukraine also opposed India's nuclear programs. Ukraine voted for global interference in Kashmir, whereas Russia in 1961 helped India in liberation of Goa. In 1957, Russia used its veto power on Kashmir to help India. In 1971, once again, it supported on the Kashmir issue, and once again in 2019 Russia supported for Article 370. So what does all this tell us? It simply means that Russia stands on its ground and it's a true friend of India, whereas Ukraine behind the scene have always pulled India's leg down. और एक यूनिक क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल के कंफ्यूज्ड रिपोर्ट सुनने से अच्छा है कि हम अपने भारत के डायरेक्टर जनरल से सुने कि एक्चुअल बिहाइंड द सीन अपडेट क्या है और उनका एक्सपर्टीज यूक्रेन और रशिया के वॉर के मामले में क्या बोलता है. Wants to get involved in it because they know what is going to happen at the hustings otherwise tomorrow. How are they going to manage their own electoral scenarios? All these are democracies after all. So what is going to ultimately happen in their electoral scenarios? Secondly, everyone has realized that conventional war is a very, very expensive thing. See what's happened in Afghanistan. I mean, the estimates range from $1 to $3 trillion. The Americans lost 2,400 soldiers in a matter of 20 years, right? They lost 3,800 military contractors. More military contractors died than the number of soldiers of the United States. So it is a question of attempting to outsource war. Conventional operations is being looked at as outsourcing more than anything else. So no one has this kind of stomach today to fight conventional wars. That is what Putin has taken advantage of. और अभी आपने उनसे सुना कि सोल्जर से भी ज्यादा वॉर कॉन्ट्रैक्टर्स मारे जाते हैं. क्या ये न्यूज़ चैनल आपको बताता है? हमने आप तक पहुंचाया ये. नाउ कमिंग टू द करंट स्टेटस ऑफ द वॉर. पता नहीं क्यों बट न्यूज़ चैनल आपको ये नहीं बता रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के तीनों कोस्ट गार्ड कैप्चर कर लिए हैं, विच सिंपली मीन्स दैट द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ यूक्रेन इज कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आधे लोग रशिया को दोष दे रहे हैं कि क्यों वॉर छेड़ दिया वगैरह वगैरह, और कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि रशिया सही कर रहा है कि यूक्रेन. लेकिन जो आप नहीं समझ रहे हो वो ये है कि जो पूरा वॉर का क्लाइमेट क्रिएट हुआ है इसके जिम्मेदार यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका हैं. और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने मिल के यूक्रेन को उकसाया और अब उनका साथ छोड़ दिया. एंड नाउ दे आर टेलिंग कि हम आपको सपोर्ट के लिए कैवेलरी भेजेंगे, हथियार भेजेंगे, और बोलते हैं कि हम आपको स्टिंगर मिसाइल्स देंगे, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स देंगे. पर ये ध्यान रखिए, ये सब टेक्नोलॉजी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला कि रशिया ने सक्सेसफुली पूरे कोस्ट गार्ड कैप्चर कर लिए हैं. तो आप ये सब भेजोगे कहाँ से? तो आप उस साइड से तो भेज नहीं सकते, आप लैंड से भेजोगे. लैंड में सारे रशिया ने अपने चेक पोस्ट लगा रखे हैं, तो वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे. और जो आखिरी रास्ता है एयर के थ्रू भेजना, वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के S-400 और S-500 मिसाइल पलक झपकते ही उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. और ये बात ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम है, बट मीडिया और वो नेटो के लोग और अमेरिका ये सब दिखावा करने में लगे हुए हैं कि हाँ मदद कर रहे हैं. मुझे ज़्यादातर न्यूज़ चैनल से नफरत इसलिए है क्योंकि वो लोग वॉर का सेंटिमेंट बताने की बजाय, रीज़न बताने की बजाय, ये समझाने की बजाय पब्लिक को कि किस बड़े मकसद से लड़ा जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा आगे चल के, ये सब बताने की बजाय उन्होंने एक तरह से हथियारों का कंपटीशन शो कर रहे हैं
सिविलियंस का मजबूरी दिखा रहे हैं। अरे मेन चीज़ जो है वो तो आप बता नहीं रहे, वो तो दिखा नहीं रहे। आप आधे से ज़्यादा टाइम तो न्यूज़ चैनल्स ये बोलते रहते हैं कि दावा किया जाता है, दावा किया जाता है। इतना भी बोलने का हिम्मत नहीं है कि एग्जैक्ट क्या हुआ है या अभी क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सैडली दिस इज़ वेरी शेमफुल पार्ट ऑफ द मीडिया। इट हैज़ बिकम अ TRP बिजनेस फॉर देम। बाय द वे, कुछ लोग को तो ये भी कन्फ्यूजन है कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है। अरे रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वॉर गलत बात है, ये वो। अभी आप एक बात बताओ, अगर कल को फ़र्ज़ करिए कि पाकिस्तान पूरा कश्मीर को ले लेता है और उस टाइम भारत हमला करता है, न्यूज़ उसको मिर्च मसाला ला के ये बोलता है कि अरे भारत लड़ाई क्यों कर रहा है, सबका इतना नुकसान हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह, बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो क्या ये सही होता? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हिस्ट्री ये बोलता है हमको, इतिहास ये बोलता है हमको कि माइकल गोर्बाचोव नाम का जो प्रेसिडेंट था वो बहुत ही नाकाबिल था और उसने अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए USSR के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसमें से एक टुकड़ा यूक्रेन था। और पुतिन जी जो एक सच्चे पेट्रियट हैं, देशभक्त हैं, उनका ये विज़न है, सपना है कि वापस ठीक उसी तरह जैसे कई सालों पहले रशिया सुपर पावर में आता था अमेरिका के साथ, उस लेवल पे आए और उससे भी आगे जाए, जिससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी जलन से बाकी नेटो देश और अमेरिका ये नहीं चाहते, और इसीलिए जिन देशों को जलन हो रही है, खास करके अमेरिका, फ्रांस, टर्की, ये लोग यूक्रेन को बहुत एडवांस और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इस मकसद से कि रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाए, इकोनॉमी बिगड़ जाए, ताकि वही सुधरते हुए 5-6 साल बीत जाएं और सुपर पावर बनने में उनको और देरी हो जाए। और हाँ, अमेरिका सामने आके हमला करने का दम इसलिए नहीं जुटा पा रहा क्योंकि दुनिया में केवल एक ही देश के पास ऐसा मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर का वार कर सकता है, वो भी न्यूक्लियर, और वो सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास है, जिसका नाम है टोपोल M। सो बेसिकली इट इज़ मैटर ऑफ टाइम कि रशिया को जीतना ही है, और पॉलिटिकल नज़रिए से जीतना ज़रूरी भी है। और जहाँ तक बात न्यूक्लियर धमकी की है, थोड़ा तो देना पड़ता है। और जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स शांति के वेपन्स हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है ताकि दुश्मन उसको देख के शांत रहे और छेड़ने की हिम्मत ना करे। वैसे रशिया का ऑपरेशन 2 दिन का होना था, लेकिन अभी 5 दिन हो चुके हैं, और टाइम इसलिए लग रहा है कि 2 वजह से। पहला, रशियंस कम से कम चाहता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ हों, वो नहीं चाहता कि सिविलियंस भी मारे जाएं, इसलिए टाइम लग रहा है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिए कि रशिया सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, इनडायरेक्टली वो 30 देशों से एक साथ लड़ रहा है। कोई भी नेटो कंट्री यूक्रेन में मदद के लिए घुस इसलिए नहीं सकता बिकॉज वंस यू एंटर यूक्रेन यू हैव ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशिया एंड इट विल बी वर्ल्ड वॉर 3, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता, इसीलिए नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। और धीरे धीरे एक सवाल जो जनता के मन में उठ रहा है वो ये कि आगे चल के क्या यही रशियन वॉर मॉड्यूल भारत को कश्मीर और पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऑलमोस्ट भारत की कश्मीर को लेके सेम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट उतना ही इकोनॉमिकली भारत के लिए अच्छा है। साथ ही साथ कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत को भी आगे चल के इसी तरह का मॉड्यूल अपनाना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि पीस इज़ विद द वन हैविंग बिगर स्टिक। आगे आप समझदार हैं तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।